विलोब्रुक गांव में टेलीपोर्ट प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद जू फेंग के दिमाग में कई बातें थीं। समय उसके विरुद्ध था और उसे शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता थी। टाउन मेयर की यात्रा से लौटने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। जू फेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। रिवरवुड टाउन के मेयर उस समय बाहर थे। यह एक संकेत था जिसका संकेत रिसेप्शनिस्ट सैंडी ने उन्हें पहले ही दे दिया था। इसके अलावा यह विद्रोह तूफान से पहले की शांति जैसा था। एक बार वे तैयार हो गए तो एक बड़ा तख्ता पलट शुरू हो जाएगा जिसका असर कई नए शहरों पर पड़ेगा। अगर उसे ठीक से याद है तो यह मिशन खिलाड़ियों के बीच साझा था जिसमें उन्हें सामूहिक रूप से कई शहरों की रक्षा के लिए एक साथ जोड़ा गया था। और अंत में शहर के मेयर ने खुद एक कदम उठाया और विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर खिलाड़ी अपने बचाव में नाकाम रहे तो यही नतीजा होता था। और हाँ, इलायस और सैंडी का उस पर बहुत भरोसा होने के कारण वह इस समय इस मिशन के लिए उपलब्ध था। यह परिदृश्य मुझे असंभव कार्य करने के लिए कह रहा है। जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया। अधिकांश लोग सोचेंगे कि वह इस बिंदु पर हार मान लेगा, लेकिन वह कौन था? क्या वह कोई अनजान खिलाड़ी था? मिशन में यह कभी नहीं कहा गया था कि मैं दूसरों को अपने आदेश पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई जिसने टेलीपोर्ट प्लेटफॉर्म के आसपास खड़े गार्डों को चौंका दिया। वे उस डरावनी मुस्कान से आश्चर्यचकित हो गए। तभी एक बहादुर गार्ड ने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप ठीक हैं? ओह, लोहार फियोना ने अभी अभी मेरी तारीफ की है, इसलिए मैं अपनी मुस्कान पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। जू फेंग, जो बहाने बनाने में तेज था, ने अपनी अभिव्यक्ति का बचाव किया। लोहार फियोना ने आपकी तारीफ की। गार्ड पहले तो थोड़ा चौंका, फिर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए हंसा। हाहा, लोहार फियोना एक स्पष्टवादी इंसान है। उनसे तारीफ पाना दौलत कमाने से अलग नहीं है। जल्द ही पास के गार्ड भी आगे आए और जू फेंग की प्रशंसा की, स्पष्ट रूप से इस अवसर का उपयोग उससे परिचित होने के लिए किया। और शू फेंग के चतुर स्वभाव के कारण उसने खुशी खुशी उनका हर धन्यवाद स्वीकार कर लिया। आखिरकार वे सभी महत्वपूर्ण मोहरे थे। हाहा, यह तो बस किस्मत की बात है और मेरी तुलना आप मेहनती गार्डों से नहीं की जा सकती। जू फेंग विनम्र बने रहे और बदले में गार्डों की प्रशंसा की। धीरे धीरे समय बीतता गया और गार्डों ने खुशी खुशी जू फेंग के लिए टेलीपोर्टेशन उपयोग का शुल्क माफ कर दिया, यहां तक कि उसे गंतव्य चुनने की भी अनुमति दे दी। तो आप रिवरवुड टाउन में टेलीपोर्ट होना चाहते हैं? एक गार्ड ने पुष्टि के लिए फिर पूछा। हाँ, मुझे वहां कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है और यदि आप मुझे वहां टेलीपोर्ट कर सकें तो मेरा बहुत समय बच जाएगा। हाँ, कोई चिंता नहीं। यह बस थोड़ा दूर है और बस। मुझे विश्वास है कि गांव में आप जैसे लोग हैं। जू फेंग ने अंगूठा उठाकर उनकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि गार्डों ने उदासीन बने रहने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने चेहरे पर चमकती गर्व भरी मुस्कान को छिपा नहीं सके। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी कड़ी मेहनत की सराहना की जाए? यहां तक कि जब जू फेंग रिवर गिल्ड में शीर्ष पर था और अपना काम अद्भुत ढंग से कर रहा था, तब भी कोई उसकी तारीफ या कुछ भी नहीं करता था। वे बस उससे यही उम्मीद करते थे कि वह काम ऐसे शानदार ढंग से करे जैसे कि वह कोई स्वाभाविक काम हो। समय की कमी के कारण वह भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि क्या प्रशंसा भी कोई ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व है या नहीं। हालांकि पेशे के मामले में वह गार्डों जैसा तो नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उनमें क्या कमी है और उन्हें क्या पसंद आएगा। इसलिए वह बड़ी चालाकी से उनकी भावनाओं को प्रभावित करके उन्हें मुफ्त में लंबी दूरी तक टेलीपोर्टेशन की सुविधा दे सकता था। अलविदा, एडवेंचरर लिन फेंग, और जल्दी वापस आओ, गार्ड चिल्लाया और टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया। चूंकि विलोब्रुक गांव उनका अपना एक अलग आयाम था, इसलिए बैरन के रूप में उनकी उपाधि यहां अस्तित्वहीन थी। फिर भी इससे उनके प्रति उनकी मित्रता कम नहीं हुई। आखिरकार फियोना के मिशन के कारण गांव में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जब जू फेंग ने गार्ड को विदाई देने के लिए हाथ हिलाया, तो उसका शरीर शीघ्र ही परिचित प्रकाश और कणों से ढक गया, जिससे उसे अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब तक उसने उन्हें दोबारा खोला, टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले खिलाड़ियों की संख्या के कारण जू फेंग लगभग मर चुका था। हे भगवान, अपने मोटे लोगों को हटाओ। अगर तुम आगे हो तो हट जाओ। रास्ता रोकना बंद करो।
मैं कसम खाता हूं कि अगर सामने वाला कोई भी व्यक्ति देरी कर रहा है तो मैं अपनी तलवार से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मंच पर अश्लील धमकियों की भरमार थी तथा पीछे बैठे कई खिलाड़ी आगे बैठे खिलाड़ियों पर जगह बनाने के लिए चिल्ला रहे थे। हालांकि आगे खड़े लोग भी उतने ही चिढ़ गए और उनमें से कुछ ने जवाबी गोलीबारी भी की। चुप रहो पीछे बैठे लोगों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिलना नहीं चाहता? यह एक छोटा सा शहर है और सिल्वर विंड गिल्ड की भर्ती प्रक्रिया के कारण हर कोई सचमुच इस जगह पर भीड़ लगा रहा है। मैं यहाँ घंटों से फंसा हुआ हूँ और अगर मैं अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश करूंगा तो एनपीसी गार्ड मुझे मौके पर ही हिरासत में ले लेंगे। मंच पर अराजकता फैल गई, कई खिलाड़ियों की चिड़चिड़ाहट चरम पर पहुंच गई। आखिरकार जब तक सामने से यातायात कम नहीं हो जाता तब तक वे और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिन लोगों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करके हवा में ऊपर मंडराने और भीड़ से खुद को मुक्त करने का प्रयास किया। भाड़ में जाए, मैं यहां से जा रहा हूं, खिलाड़ी चिल्लाया। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह यह था कि उक्त खिलाड़ी को एनपीसी गार्डों द्वारा जबरदस्ती जमीन पर रोककर जंजीरों के एक समूह से मारा गया। शहर में युद्ध कौशल का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गार्ड गुस्से से चिल्लाया और उस मूर्ख खिलाड़ी को घसीटकर घटनास्थल से दूर ले गया। एनपीसी गार्डों के लिए रास्ता खास उनके लिए ही था और जो भी खिलाड़ी उनके रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश करता उसे भी हिरासत में ले लिया जाता। इस प्रकार वर्तमान में यातायात की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमें कई लोग बिना किसी युद्ध कौशल के बलपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक जू फेंग की बात है तो उसे कुचले जाने और धक्का मुक्की से बहुत तकलीफ हो चुकी थी। यह तो पागलपन है। जिस तरह कई खिलाड़ी भीषण ट्रैफिक में फंसे हुए थे उसी तरह जू फेंग भी इंतजार करने से उतने ही नाखुश थे। समय पहले से ही कम होता जा रहा था और यदि इस पागलपन के कारण उसे और अधिक देरी होती तो वह सचमुच पागल हो सकता था। ये खिलाड़ी वास्तव में उपद्रवी हैं, जू फेंग ने मन ही मन कोसा और आंशिक रूप से सिल्वर विंड गिल्ड को उनकी अकुशल भर्ती प्रक्रिया के लिए दोषी ठहराया। वे इसे अपनी आधिकारिक गिल्ड वेबसाइट पर भी कर सकते थे, लेकिन अपनी बात साबित करने और अपना प्रभाव और प्रभुत्व कायम करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया दिव्य दुनिया में की, जिसके परिणामस्वरूप यह गड़बड़झाला हुआ। कुछ हद तक निराश होने के बावजूद जू फेंग ने भीड़ की इस लहर का उपयोग करने की योजना भी बनाई। जब उसने एक मुखौटा निकाला और उसे पहनने के लिए काफी प्रयास किया तो उसने गहरी सांस ली और फिर आकाश की ओर छलांग लगाकर एनपीसी गार्डों के लिए आरक्षित मार्ग पर उतर गया। ओह देखो, एक और मूर्ख खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहा है। अरे, मैं उन्हें बेवकूफी के लिए धन्यवाद दूंगा। अब हमें कम से कम सांस लेने की जगह तो मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि और भी खिलाड़ी इस खिलाड़ी की तरह बन सकेंगे। आसपास के खिलाड़ियों ने जब जू फेंग की हरकत देखी तो वे उसकी मूर्खता के लिए आभारी थे। कुछ सेकंड पहले एक खिलाड़ी को तत्काल हिरासत में लिए जाने के प्रमुख उदाहरण के बाद भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और उन्हें विश्वास था कि वह हिरासत से बच सकते हैं। यह कितना हास्यास्पद था। क्या उसने सोचा था कि एनपीसी गार्ड अंधे थे? चुप रहो, किसी को उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि कई लोगों ने एक ही समय में एक ही काम करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी पकड़े गए। उन अज्ञानियों को आगे भी यही मूर्खतापूर्ण काम करने दो। भाई, तुमने खुद ही कह दिया। क्या तुम मूर्ख हो? जिस खिलाड़ी ने पिछली घटना के बारे में दूसरों को चुप रहने के लिए कहा था, उसका यह प्रयास पूरी तरह से विफल रहा। आखिरकार उन्होंने खुद ही इसका खुलासा कर दिया और अब नए खिलाड़ी जो सोच रहे थे कि वे चुपचाप निकल सकते हैं, पुनः लाइन में लग गए। इसके बाद जिस खिलाड़ी ने यह बात कही थी वह सुर्खियों से बचने के लिए नीचे झुक गया। खुशकिस्मती से अब उसके लिए संयमित रहना मुश्किल नहीं था क्योंकि सबका ध्यान शू फेंग पर था जो रास्ते पर शांति से खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रास्ते पर चलने की? एक गार्ड ने उस पर हथियार तानते हुए चिल्लाया। अन्य खिलाड़ियों की अपनी अंतिम मृत्यु की आशंका के बीच शांत और संयमित बने रहते हुए उन्होंने गार्ड्स की ओर रुख किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरे लिए सही स्वर का प्रयोग है। हम्फ, एकमात्र साहसी, इससे पहले कि गार्ड अपनी बात आगे बढ़ा पाता, उसके दूसरे सहयोगी के चेहरे का भाव पीला पड़ गया।
उसके एक सहकर्मी ने गार्ड का हाथ पकड़ लिया ताकि वह अपना हथियार नीचे कर सके। इस बिंदु पर गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने कानून तोड़ने वाले की फिर से जांच करने का फैसला किया। और उसी क्षण गार्ड को पता चल गया कि उसने गलती कर दी है। मुझे खेद है। शश, यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि गार्ड माफी मांग पाता, जू फेंग ने जल्दी से उसकी बात काट दी। वह आगे बढ़ा और गार्ड के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए बोला, तुम उन्हें लाइन में रखने में अच्छा कर रहे हो। मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम करने हैं। ओ बिल्कुल, गार्ड ने अपना सिर हिलाया और एक तरफ हट गया, जिससे जू फेंग को चलने के लिए एक स्पष्ट रास्ता मिल गया। जब यह दृश्य हुआ, तो आसपास खड़े सभी खिलाड़ी दंग रह गए। कुछ तो बार बार अपनी आंखें रगड़कर सोचने लगे कि कहीं उनकी आंखें कुछ गड़बड़ तो नहीं देख रही हैं। क्या बात है? उस खिलाड़ी को गार्ड ने नहीं रोका। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखिए, गार्ड उसके प्रति कितना सम्मान दिखा रहे हैं। वे उसे साफ रास्ता देने के लिए एक तरफ भी हट रहे हैं। अरे, क्या इसमें कुछ अजीब तरकीबें शामिल हैं? भीड़ में अफरातफरी मच गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जू फेंग ने ऐसा क्या किया कि पहरेदार अचानक इतने आज्ञाकारी हो गए। अचानक एक उत्सुक खिलाड़ी बोला, रुको, वह छाया चित्र टाउन हॉल के उस रहस्यमय खिलाड़ी की पिछली खबर जैसा ही लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? यदि किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो सभी लोग इस संबंध को समझने से चूक जाते। हालांकि किसी ने पिछली ट्रेंडिंग पोस्ट को याद कर लिया, जिससे सभी को जल्द ही एहसास हो गया कि वही रहस्यमय व्यक्ति फिर से उभर रहा है। अरे, वह खिलाड़ी निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने की फिराक में है। पिछली बार उस खिलाड़ी को टाउन हॉल में ऊपर चढ़ने का विशेषाधिकार मिला था, और अब उसने एनपीसी गार्डों को भी अपने प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया है। जू फेंग की रहस्यमय पहचान के खुलासे पर भीड़ पागल हो रही थी, कुछ लोग तो उसे पकड़ना भी चाहते थे। कितनी ईर्ष्या हो रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सिंगल है? एक महिला खिलाड़ी ने अपना चेहरा सहलाते हुए शर्मीले स्वर में पूछा। कोशिश भी मत करो, साली। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसे रहस्यमय खिलाड़ी के लिए योग्य हो? उसके बगल में खड़े एक पुरुष खिलाड़ी ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। मानो तुम कुछ बेहतर हो। इतना बदतमीज होने के लिए शायद तुम्हारी पैंट के नीचे कोई छोटी सी चीज होगी। तुम रास्ते पर क्यों नहीं आते और मुझे गलत साबित कर देते? तुरंत ही पुरुष खिलाड़ी ने अपना मुंह बंद कर लिया तथा उसकी बात का विरोध करने में असमर्थ रहा। उसे गलत साबित करें? आपका मतलब जेल जाना है ना? उसे अपनी सीमा पता थी, क्योंकि उसे मौके पर ही पकड़ लिया जाएगा और बिना किसी शक के हिरासत में ले लिया जाएगा। यह एक ऐसा कुटिल जाल था जिससे वह बच नहीं सकता था, भले ही उसके शरीर का निचला हिस्सा छोटा होने की बात कही गई हो। महिला खिलाड़ी ने केवल एक ठंडी सिसकारी भरी और शांत पुरुष खिलाड़ी की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर अपनी नजरें जू फेंग पर घुमाईं। आह, यह रहस्यमय खिलाड़ी मुझमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा? वह बुदबुदाई, उसकी आंखें प्यार और प्रशंसा से भरी थीं। ठीक इसी समय जू फेंग, जो शहर से बाहर निकलने वाला था, को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अरे, कोई तो मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है। उसने निष्कर्ष निकाला और शहर छोड़ने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। उन्हें अब और अधिक सुर्खियों में रहने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को छिपाया नहीं था कि वे एक कुलीन व्यक्ति हैं। खुशकिस्मती से उसने समय रहते गार्ड को रोक दिया, और थोड़ी सी चेतावनी के साथ उन्होंने उसे बेनकाब नहीं किया, वरना आगे उसके लिए मुश्किलें आने वाली थी। चलो देखते हैं। यही प्रतीक्षा करने की जगह होनी चाहिए। जू फेंग ने अपना नक्शा खोला और निर्देशांकों की जांच की, जिससे पुष्टि हुई कि वह बैठक स्थल के लिए सही स्थान पर है। जू फेंग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए गेम फोरम पोस्ट की जांच करने लगे। निश्चित रूप से टाउन हॉल की घटना के बाद रहस्यमय खिलाड़ी के पुनः प्रकट होने के बारे में पोस्ट उनके बीच फैल रहे थे। पहली बार उसे ऊपर चढ़ने का सौभाग्य मिला था, और अब गार्डों ने उसके साथ जो व्यवहार किया, उससे उसे और भी अधिक ध्यान मिला। पोस्ट पर क्लिक करते हुए जू फेंग ने समय बिताने के लिए कुछ टिप्पणियां पढ़ने का निर्णय लिया। हॉटशॉट 321, ये खिलाड़ी अब मेरा आदर्श है। देखो, गार्ड कितने डरपोक हैं।
जोकराजे, चुप रहो, वो खिलाड़ी मेरा आदर्श है, तुम्हारा नहीं। एक दिन मैं अपनी मौजूदगी से ही उन गार्ड्स को भी डरा दूंगा। लाइटनिंग ब्लेड, अरे, क्या किसी को पता है कि उस रहस्यमय खिलाड़ी की पहचान कौन है? मैं इस समय रिवरवुड टाउन जेल में बंद हूं, तो क्या कोई मुझे उनसे मिलवा सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे मुझे जेल से बाहर निकाल सकते हैं? हॉटशॉट 321, बचो, लाइटनिंग ब्लेड। सिर्फ तुम्हारे गेम का नाम ही एक हफ्ते के लिए रोके जाने लायक था। जोकरेज, हॉटशॉट 321, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लगता है कि रहस्यमय खिलाड़ी के प्रशंसक होने के नाते हम दोनों में कुछ समानता है। हॉटशॉट 321, हाँ, आइए एक दूसरे को जोड़े। टिप्पणियां अभी भी उछल रही थीं, लेकिन जू फेंग ने फिलहाल इसे यहीं खत्म करने का फैसला किया। हॉटशॉट 321 और जोकरेज दोनों ही शर्मनाक टिप्पणियों से भरे हुए थे और उसे यह जानने का कोई इरादा नहीं था कि आगे उनकी बातचीत किस बारे में होगी। यह कितना बेकार पोस्ट है, जू फेंग ने पोस्टर पर दया करते हुए मन ही मन सोचा। मूलतः इसका उद्देश्य उनकी रहस्यमयता के बारे में था, लेकिन अंततः यह एक प्रशंसक क्लब मंच बन गया तथा इसमें एक व्यक्ति हिरासत में लिए जाने के बारे में रो रहा था। 2 BHK होम्स विद वाइड सनडेक्स एट दी अरीना, हीरानंदानी, पनवेल। हीरानंदानी फॉर्चून सिटी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि यह सच था कि उनके प्राधिकार ने उन्हें जेल से बाहर किसी व्यक्ति की सहायता करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसा करने जा रहे थे। लाइटनिंग ब्लेड? वाकई कितना अजीब नाम है, जब उसके दोस्त का नाम तो पहले से ही शैडो ब्लेड था। दोनों में फ़र्क बस इतना था कि एक वो था जिसकी उसे परवाह थी और दूसरा वो था जिसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दूर से एक आकृति उसकी ओर दौड़ती हुई आती दिखाई दी। जू फेंग के सामने पहुंचते ही उसने कमर पर तलवार बांधी हुई थी और चिल्लाया, देर से आने के लिए माफ करना, लिन फेंग। मैं पहले सिल्वर विंड गिल्ड की भर्ती प्रक्रिया में बहुत व्यस्त था। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वन मैन मीडिया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जू फेंग ने कुछ हद तक रुचि ली थी। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने उन पर क्या एहसान किया था? जू फेंग ने बात को घुमा फिराकर नहीं पूछा और अपने नकली बॉस का इस्तेमाल करके उससे सवाल किया। चौंक कर, वन मैन मीडिया को पता था कि यह उनके द्वारा लिए गए उपकार के बारे में होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस पर तुरंत चर्चा करेंगे। फिर भी, उसने गंभीर भाव बनाए रखा और सिर हिलाया, हाँ, मैंने कहा था कि मैं आपके बॉस की मदद के बदले में 3 बार मदद करूंगा। वह अपनी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति थे, खासकर तब जब उनका मुख्य पेशा मीडिया प्रसारक होना था। अगर वह अपनी बात पर अड़े रहते, तो भविष्य में कौन उन्हें इंटरव्यू देने देना चाहेगा? जू फेंग को खुशी थी कि वन मैन मीडिया ने स्पष्ट बात कही और विषय को रोकने या भटकाने का प्रयास नहीं किया। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जू फेंग ने धीरे से हंसते हुए कहा। मैं तुमसे जो चाहता हूं, वह बहुत आसान है। हालांकि शू फेंग ने कहा था कि काम आसान होगा, लेकिन अगर वन मैन मीडिया इसे सच मान लेता, तो उसे धिक्कार होता। अगर काम इतना आसान होता, तो वह उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहता? जैसा कि उम्मीद थी। एहसान चुकाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, वन मैन मीडिया ने अफसोस जताया। एहसान से उसे वाकई बहुत जानकारी मिली होगी, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसे एहसान मांगने का कोई खास अफसोस था। अब, वह बस दांत पीसकर खुद को उस काम के लिए तैयार कर सकता था जो उसे करना पड़ सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस बीच, जू फेंग ने अचानक इस समय दुर्लभ उपकरण का एक टुकड़ा निकाला, जिससे बाद वाला आश्चर्यचकित हो गया। ये दुर्लभ उपकरण? वन मैन मीडिया दंग रह गया। वह उपकरण को तुरंत पहचान गया क्योंकि पिछले खेलों में नीला रंग दुर्लभता, यानी दुर्लभता का पर्याय माना जाता था। यह लिन फेंग वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसने सोचा। उसे याद आया कि जेंटल विंड के पास जो हथियार था, वह एक दुर्लभ हथियार था। मुझे लगता है कि आपने अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर इस हथियार की दुर्लभता को पहचान लिया है, जू फेंग ने उसकी बेचैनी भरे व्यवहार को देखते हुए टिप्पणी की। वन मैन मीडिया ने खुद को संभालने की कोशिश में मुंह में लार भर ली और कहा, आप मजाक कर रहे हैं, मिस्टर लिन फेंग। कोई भी यह देखकर हैरान हो जाएगा कि एक खिलाड़ी ने इतनी कम उम्र में ही दुर्लभ उपकरण हासिल कर लिए हैं।
अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं कि उच्च दुर्लभता वाले उपकरण केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब खिलाड़ी किसी शहर में जाने का अधिकार अर्जित कर लें। शुरुआती शहर में स्पष्ट रूप से असामान्य से अधिक कोई दुर्लभता नहीं थी। कई खिलाड़ियों ने इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रत्येक एनपीसी स्टोर की जांच की। यहां तक कि नर्क मोड के कठिन कालकोठरी में भी कोई दुर्लभ उपकरण नहीं गिराया जा सका। और जेंटल विंड के साथ साक्षात्कार के अवसर के कारण उन्हें जो जानकारी मिली वह यह थी कि सबसे अधिक दुर्लभता सुपीरियर अनकॉमन की थी। उसने पहली बार सुपीरियर अनकॉमन के बारे में सुना था, लेकिन जेंटल विंड के अनुसार यह अनकॉमन से एक रैंक ऊपर था, लेकिन रेयर से कमतर। इसका रंग भी बेस अनकॉमन रंग की तुलना में गहरा था। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वह जेंटल विंड के साथ इसके बारे में बात करना समाप्त करेगा, उसे दुर्लभ उपकरण देखने का अवसर मिलेगा। कुछ सेकंड बाद वन मैन मीडिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली और साहस जुटाते हुए पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं इस जानकारी का क्या करूं? जू फेंग ने उपकरण के टुकड़े को एक पल के लिए इधर-उधर हिलाया और फिर कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस चाहता हूं कि आप एक लेख, पोस्ट या कुछ भी लिखें जिससे खिलाड़ियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके कि एक अज्ञात खिलाड़ी ने विशिष्ट स्थानों पर दुर्लभ उपकरण की एक बूंद प्राप्त की है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन स्थानों पर वास्तव में इतनी दुर्लभता है? नहीं, उन स्थानों से कुछ भी नहीं गिरता। मानो वन मैन मीडिया पर बिजली गिर गई हो, उसे तुरंत एहसास हो गया कि जू फेंग उससे क्या करवाना चाहता था। वह चाहता है कि मैं झूठी खबरें जारी करूं। वह अंदर ही अंदर स्तब्ध और चकित होकर बोला। मीडिया के इर्द-गिर्द घूमने वाले उद्योग में सबसे बड़ी वर्जना क्या थी? यह गलत सूचना फैला रहा था और दर्शकों को गुमराह कर रहा था। आखिरकार, एक समाचार संगठन को तब बहुत नुकसान होगा जब उनके द्वारा प्रसारित सूचना का खंडन हो जाएगा और वह गलत साबित हो जाएगी। वे न केवल अपने दर्शकों को खो देंगे, बल्कि विश्वसनीय समाचार माध्यम के रूप में अपनी विश्वसनीयता भी खो देंगे। उस समय तक यह आश्चर्य की बात होगी यदि ऐसे समाचार आउटलेट दिवालियापन के लिए आवेदन न कर दें या पूरी तरह से व्यवसाय से बाहर न हो जाएं। इस प्रकार, किसी को भी वर्तमान दुविधा और परेशानी को समझना चाहिए जिससे वन मैन मीडिया आंतरिक रूप से गुजर रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि विरोधी पार्टी उसे जानबूझकर जनता के लिए फर्जी समाचार जारी करने के लिए कह रही थी। न सिर्फ वह सिर्फ एक व्यक्ति का मीडिया आउटलेट था, बल्कि एक बार जब उसके द्वारा फैलाई गई गलत सूचना का पर्दाफाश हो गया, तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसके कभी वापसी की कोई संभावना नहीं थी, खासकर जब उसके पास न तो कोई पृष्ठभूमि थी और न ही पैसा। यह तो बहुत ही अपमानजनक है, मिस्टर लिन फेंग, वन मैन मीडिया ने तुरंत कहा। उसके स्वर में क्रोध और आश्चर्य का मिश्रण था। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध हो। मुझे डर है कि आपने गलत व्यक्ति की तलाश की है। उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ और अटल थी, तथा उन्होंने दूसरों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर झूठी खबरें फैलाने जैसे कपटपूर्ण कार्य करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कभी भी यह नहीं माना कि उनके सामने वाला व्यक्ति इतना दुर्भावनापूर्ण है और उनकी ईमानदारी को भ्रष्ट करना चाहता है। मैं सचमुच उसके बारे में गलत था, वन मैन मीडिया ने घृणा और उपकाई महसूस करते हुए सोचा। अफसोस, उसके चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। वह अपना आक्रोश और गुस्सा छुपाने में असमर्थ था। जू फेंग ने अपनी बात जारी रखने से पहले केवल मनोरंजन के साथ शांति से देखा। मैंने केवल इतना कहा था कि उन स्थानों से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मैंने एक बार भी यह उल्लेख नहीं किया कि वे ऐसे सुराग नहीं छोड़ते हैं जो किसी अन्य स्थान की ओर ले जा सकते हैं। क्या? चौंक कर वन मैन मीडिया ने सोचा कि क्या उसने पहले ही जल्दबाजी कर दी थी। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि उन जगहों से ऐसे नक्शे निकल सकते हैं जो खिलाड़ियों को छिपे हुए खजानों तक पहुंचाएंगे? जू फेंग ने जवाब में केवल अपने कंधे उचका दिए। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वन मैन मीडिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर आप इनकी पुष्टि नहीं कर सकते, तो मैं कोई भी खबर जारी नहीं करूंगा। कोई भी खबर पोस्ट करने से पहले हर चीज की तथ्य जांच और सत्यापन जरूरी है। तथ्यों की जांच और सत्यापन? जू फेंग अचानक हंस पड़ा। यह तो बड़ा मजाक है, वन मैन मीडिया। तुमने तो ऐसे कहा जैसे तुम पूरी तरह ईमानदार हो, लेकिन क्या तुम्हारी पहली पोस्ट कल्पना और अनुमान से भरी नहीं थी? आपका क्या मतलब है? मेरे बॉस, वही जिसका आपने टाउन हॉल में स्क्रीनशॉट लिया था। शुरुआत में ही प्रसिद्धि पाने के लिए
आपने स्क्रीनशॉट को दूसरों को समझाने या स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की, जिससे उन्हें खुद ही अंदाजा लगाने का मौका मिल गया। अगर आप इतने ईमानदार हैं, तो आपने खुलकर अपने द्वारा लिए गए स्क्रीनशॉट का मतलब क्यों नहीं बताया? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई जानकारी नहीं है और तुम बस यही चाहते थे कि लोग तुम्हारी ओर ध्यान दें। तुमने तो अपनी पोस्ट को दूसरों के बीच ट्रेंडिंग बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए 20 तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल भी किया, जू फेंग ने कड़ी फटकार लगाई। वन मैन मीडिया अपनी हरकतों का बचाव करने में असमर्थ था। आखिरकार, यह सच था कि उसने अपनी पूरी इन गेम करेंसी दाव पर लगाकर दाव लगाया था, जब उसने देखा कि एक खिलाड़ी ऊपर जाने के योग्य है। उस समय उसकी सोच सिर्फ अपना नाम बनाने और एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में सफल होने की थी जिसके पास हमेशा दूसरों को बताने के लिए प्रत्यक्ष जानकारी होती थी। वह लालच और सफलता के अंधेपन में डूबा हुआ था। वन मैन मीडिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक मीडियाकर्मी की ईमानदारी को दूषित करने के लिए खुद को कोसने लगा। तुम सही कह रही हो। मैं इतना साफ सुथरा नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसी रास्ते पर चलना चाहता हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। चलो अब हम खुद को बेवकूफ न बनाएं, है ना? जू फेंग आगे बढ़ा और उसके कंधे पर थपथपाया। मैं पहले से ही तुम्हारे साथ काफी उदार हूं, लेकिन बार बार तुम मेरे बॉस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे दूसरे साथी मुझ पर हंस रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी आंखें मंदबुद्धि जैसी हैं। मौन। वन मैन मीडिया ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पत्थर में बदल गया हो, बोलने और हिलने में असमर्थ हो गया हो। मेरे बॉस बस इतना चाहते हैं कि आप कुछ खबरें जारी करें, और आप आसानी से सूक्ष्म संकेत दे सकते हैं, जैसे आपने पिछली बार अपनी पहली पोस्ट में दिया था। इसमें ऐसी क्या मुश्किल है कि आपको इतना हंगामा करना पड़ रहा है? क्या अब आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपने कुछ हासिल किया है? जू फेंग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उसके दिमाग में कुछ सच्चाई उभर आई। उनके धैर्य की एक सीमा थी, और बार बार किसी ऐसे व्यक्ति से सीधे सामना होने के कारण जो उतना साफ सुथरा नहीं था, अब समय आ गया था कि वह उस व्यक्ति को एक पायदान नीचे गिरा दें। सम्मान, अखंडता। कमजोरों के लिए ऐसी चीजें कभी नहीं थीं। सिर्फ वे बच्चे जो अभी भी परियों की कहानियां पढ़ रहे हैं, यही मानते हैं कि सिर्फ नेकदिल लोग ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सम्मान से भरपूर हो सकते हैं। जीवन अप्रत्याशित था, लेकिन एक बात निश्चित थी। कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पूरी तरह से स्वच्छ नहीं था। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे यदि आपको सड़क पर कोई कूड़ा कचरा दिखाई दे, तो क्या आप उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे? सच तो यह है कि 99% लोग ऐसे कचरे को नजरअंदाज कर देते हैं और उसके आसपास ही चलते हैं। बचे हुए 1% लोग वे हैं जिन्हें वेतन के बदले सड़क साफ करने का काम सौंपा गया है। कुछ मिनट बीत चुके थे और वन मैन मीडिया की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी, मानो वह आंतरिक रूप से एक तीव्र लड़ाई लड़ रहा हो। जू फेंग ने बस अपनी बाहें पार की और धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार किया। यदि उसकी प्रतिक्रिया अभी भी वही पुरानी बकवास थी जो उसने सुनी थी, तो जू फेंग को उसके लिए ताबूत में कील ठोकने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसे सहायता के लिए किसी नैतिक रूप से सही व्यक्ति की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो नैतिक रूप से धूसर हो, जैसे कि यह जानना कि किसी निश्चित स्थिति को सुलझाने के लिए किसी निश्चित समाधान की आवश्यकता है। रिवर गिल्ड जैसे विशालकाय को हराने के लिए जू फेंग का यह सोचना मूर्खता होगी कि न्याय या दोस्ती उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। मुझे निराश मत करो, वन मैन मीडिया। मैं सचमुच तुम्हारे गायब होने का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। जू फेंग ने शांति से उसकी ओर देखा। कुछ मिनट बीत गए और वन मैन मीडिया का रंगरूप अच्छा नहीं लग रहा था। जितना ज्यादा वो सोचता और जूझता, उसका रंग उतना ही पीला पड़ता जाता। हालांकि जू फेंग के लिए ऐसी प्रतिक्रिया देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार, अतीत में उन्हें इस बात पर बहस करते समय और भी अधिक संघर्ष करना पड़ा था कि क्या सही है और क्या गलत। अंततः सही और गलत का निर्णय केवल शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा किया जाने वाला एक धारणा मात्र था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि आगजनी, हत्या या यहां तक कि निर्मम अपराध भी सही था। जू फेंग की दुनिया अब सफेद और काली नहीं, सिर्फ धूसर थी। वह नहीं दिखा सकता जो दूसरों को देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी है
कि दूसरे उसे वह नहीं दिखा सकते जो दूसरों को देखना चाहिए। वह वही करता था जो उसके लिए सर्वोत्तम होता था, और जो भी उसके काम में बाधा डालता था वह उसका शत्रु था। और दुश्मनों को खत्म कर देना ही उनका उद्देश्य है। मैंने तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त दिया है, तो अब तुम्हारा फैसला क्या है? जू फेंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला और पूछा। उसका लहजा शांत और संयमित था, मानो उसे किसी भी जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि केवल वही वास्तव में जानता था कि उसकी पसंद के आधार पर जू फेंग को बाद वाले को दुश्मन या दोस्त के रूप में चित्रित करना पड़ सकता है। शुक्र है कि वन मैन मीडिया अंततः उनकी तथाकथित ईमानदारी के बारे में आम सहमति पर पहुंच गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, लेकिन मैंने बस एक खिलाड़ी को किसी स्थान पर दुर्लभ उपकरण प्राप्त करते हुए देखा। वन मैन मीडिया ने स्पष्ट रूप से, यद्यपि सूक्ष्म रूप से, अपने निर्णय का खुलासा करते हुए कहा। प्रसन्न होकर जू फेंग ने एक बार फिर उसका कंधा थपथपाया। कम से कम इससे यह तो साबित हो गया कि उसकी दृष्टि गलत नहीं थी, और वन मैन मीडिया इस निर्णय पर पहुंच गया था कि जब तक वह बदलाव नहीं करता तब तक वह अपनी चाल आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे बॉस तुमसे बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे बाकी साथियों से उतने खुश नहीं, जू फेंग ने शांति से कहा। उन्हें तुम्हारे जैसे पपराजी पसंद नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। जब तक तुम बॉस की मदद कर सकते हो, मेरे वो साथी अपना मुंह बंद रखेंगे। स्वाभाविक रूप से उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था, और न कोई बॉस था, न कोई कॉमरेड। यह सब मनगढ़ंत था, लेकिन दूसरों को कैसे पता चलेगा? चूंकि वे उसे एक शक्तिशाली संगठन या पृष्ठभूमि वाला रहस्यमय व्यक्ति मानते थे, इसलिए वह खुशी खुशी उन्हें ऐसा मानने देगा। यह वैसे भी उसके लिए फायदेमंद था, क्योंकि इससे उसे दूसरे दुर्भावनापूर्ण लोगों से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता था। वन मैन मीडिया को इस बात का कोई पता नहीं था, और उसे सचमुच विश्वास था कि शू फेंग के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए वह केवल कुछ समय के लिए ही इसका अनुपालन कर सका। अगर हम इसे नकली बनाने जा रहे हैं, तो हमें इसे विश्वसनीय भी बनाना होगा, वन मैन मीडिया ने उन्हें बताया। ओह, ऐसा लगता है कि आपको नकली चीजें बनाने का बहुत अनुभव है। आइए मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत अच्छी बात है, बॉस हमारी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद दोनों उस स्थान की ओर बढ़े जिसके बारे में जू फेंग को पता था कि वह विद्रोही लोगों का ठिकाना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह एक छोटा सा ठिकाना था, और इसमें अधिकतम 10 से 15 लोग ही रह सकते थे। फिर भी यह बात विश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त थी, विशेषकर तब जब उन्होंने पहले से ही एक नक्शा बना लिया था जिसमें कई स्थानों को दर्शाया गया था। विद्रोह के विशाल आकार को देखते हुए मिशन को 1 या 2 दिन में पूरा करने के लिए जू फेंग को अपनी हर संभव मानव शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन लालची खिलाड़ियों के समूह को यह बात लुभाएगी कि इन छिपने के स्थानों को साफ करते समय दुर्लभ उपकरण गिर जाएंगे। चूंकि तुम तलवारबाज वर्ग से हो, मेरे बॉस ने कहा है कि तुम यह तलवार अस्थायी रूप से उधार ले सकते हो। यह तुम्हारा इनाम होगा, और इस दौरान तुम अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकते हो, शू फेंग ने वन मैन मीडिया को एक तलवार देते हुए कहा। वन मैन मीडिया ने आश्चर्यचकित होकर तलवार पकड़ी, और धारदार तलवार को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धार एक हल्की नीली चमक के साथ चमक रही थी, और उसे हथियार में ऊर्जा की एक हल्की सी गूंज महसूस हुई, जिससे उसकी बाह में एक रोमांच सा दौड़ गया। उसने घबराहट में मुंह से लार निगल ली और ब्लेड की स्थिति की जांच करने लगा। स्टॉर्म फैंग ब्लेड। प्रकार तलवार। द एरिना, हीरानंदानी, पनवेल में चौड़े संदेक वाले 2 BHK घर। द एरिना, हीरानंदानी, पनवेल में चौड़े संदेक वाले 3 BHK घर। हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, पनवेल में 2 BHK एसी लक्स होम्स का शुभारंभ। दुर्लभता दुर्लभ नीला। स्तर की आवश्यकता 5। आक्रमण शक्ति 20 से 30। रेंज हाथापाई। सटीकता +3%। स्थायित्व 120/120। विशेष योग्यता थंडर स्ट्राइक,
अतिरिक्त 15 बिजली क्षति पहुंचाने की 10% संभावना और दुश्मन को 2 सेकंड के लिए स्थिर करने की 5% संभावना। वर्णन: तूफान की शक्ति से ओतप्रोत एक दुर्लभ और बारीकी से गढ़ी गई तलवार, जो अपनी तीक्ष्णता और बिजली गिराने की क्षमता के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध लोहार फियोना फोर्जफायर द्वारा निर्मित। आंकड़े देखने के बाद वन मैन मीडिया को लगा कि उसे ठीक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा ही एक हथियार उस समय उसके हाथ में था। यह इतना अवास्तविक था कि उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। जैसे ही उसने ब्लेड की मूठ पकड़ी, उसने अपना ध्यान जूफेंग की ओर घुमाया और पूछा, क्या आपके बॉस ने सचमुच कहा है कि मैं इसे अस्थायी रूप से उधार ले सकता हूं? हाँ, और अगर तुम अच्छा काम करोगी तो वह अस्थायी काम स्थायी हो सकता है। जूफेंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरा बॉस अपने मातहतों के साथ कभी कंजूस नहीं होता। वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बॉस के लिए काम करूंगा? उनके शब्दों ने वन मैन मीडिया को अवाक कर दिया। अगर ऐसा हथियार मिलने से पहले कहा जाता तो वे बनावटी मुस्कान के साथ इसे नजरअंदाज कर देते। हालांकि अब यह एक अलग कहानी थी, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा हथियार था जो अकल्पनीय कीमत पर बिक सकता था। हजारों डॉलर की बात तो दूर, वन मैन मीडिया को डर था कि इस समय $1 मिलियन भी दूसरों के लिए ऐसे हथियार को पाने के लायक नहीं हो सकता। जेंटल विंड के हथियार का अनुमानित मूल्य पहले से ही सैकड़ों हजारों में था, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि यह स्टॉर्मफैंग ब्लेड कितने में बिकेगा, विशेष रूप से इसकी विशेष क्षमता के साथ। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने आश्वस्त हैं और चाहते हैं कि मैं कोई झूठी खबर जारी कर दूं। अगर वह झूठी भी हो तो उसके सच होने की संभावना ही कई खिलाड़ियों को उसे खोजने के लिए लुभाने के लिए काफी थी। वन मैन मीडिया ने सोचा और खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचा कि क्या वह इस प्रलोभन का विरोध कर पाएगा। संतुष्टि की उत्तेजना समाप्त होने के बाद वन मैन मीडिया शीघ्र ही अपने होश में आ गया। वह जानता था कि इस दुनिया में मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बात विशेष रूप से तब सत्य थी जब वह अपने विपरीत व्यक्ति का वर्णन कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, जूफेंग की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, मुझे यकीन है कि आपके बॉस मुझे इस तरह का हथियार सिर्फ लालच और धमकी के लिए नहीं देना चाहते थे। खुश होकर जूफेंग को पता चला कि वह एक चतुर आदमी था। एक महान हथियार में खुद को शामिल करने और खो जाने के बजाय वह स्पष्ट दिमाग रखने में कामयाब रहे और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जूफेंग को सबसे ज्यादा डर अपने दुश्मन से नहीं, बल्कि उन लोगों से था जो उसके पक्ष में थे और उनका दिमाग स्वर जैसा था। आखिरकार प्रत्येक संगठन, टीम या समूह से संबंधित कोई भी गतिविधि अधिकांशतः बाहरी कारकों के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक कारकों के कारण विफल होती है। सबसे आम आंतरिक कारक आमतौर पर सदस्यों से होते हैं। इस प्रकार के कई नेता बाहरी शत्रुओं से इतने अधिक सावधान रहते थे कि वे अपना अधिकांश ध्यान वहीं केंद्रित कर देते थे तथा अपने समूह के लोगों को भूल जाते थे। तुम बहुत चतुर हो, जूफेंग ने हाथ जोड़कर उसकी तारीफ की। यह हथियार कभी भी तुम्हें इनाम देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करने के लिए था। बेशक, यह तब होगा जब तुम यह काम पूरा कर लोगे और यह भी कि तुम कितने कुशल हो। तो दूसरे शब्दों में, अगर मैं उन जगहों पर पर्याप्त मूर्खों को आकर्षित नहीं कर पाया, तो मैं आपके बॉस की नज़रों में बेकार हो जाऊंगा, है ना? वन मैन मीडिया ने अपनी बात में बहुत ही स्पष्टता दिखाते हुए हंसी उड़ाई। सिर हिलाते हुए जूफेंग ने इसे छिपाने की कोई योजना नहीं बनाई। यह सही है। मुझे खुशी है कि तुम इसका सार समझ गए। मुझे तुम्हें असफलता के परिणामों के बारे में चेतावनी देने के झंझट से बचाओ। हे, तुम्हारा बॉस कितना चालाक और दुर्भावनापूर्ण है। वास्तव में वह एक कमीना आदमी है। तुम इस बात से नाराज तो नहीं हो कि मैंने उसकी निंदा की? उलझन में वन मैन मीडिया को उम्मीद नहीं थी कि जूफेंग उसकी टिप्पणी को हल्के में लेगा। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? जूफेंग ने अपने कंधे उचका दिए। फिर उसने खुद की ओर इशारा करते हुए शेखी बघारी, अगर तुम इस तरह बड़ी बड़ी बातें करोगे तो मुझे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। अच्छे नतीजे लाने वाले ही इस तरह काम कर सकते हैं। मैं उन अच्छे उदाहरणों में से एक हूं जो अपने बॉस को 24 घंटे परेशान करता रहता है। वन मैन मीडिया को यह एहसास हो गया कि वह किस तरह की मुसीबत में फंस गया है। फिर भी यह जानना कि अधीनस्थ इस तरह से अनियंत्रित व्यवहार कर सकते हैं, उनके लिए कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला था।
वह किसी दुष्ट बॉस से नहीं, बल्कि ऐसे बॉस से डरता था जो अपने अधीनस्थों की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता था और चाहता था कि वे किसी रोबोट की तरह काम करें, केवल आदेशों का पालन करें और कोई प्रश्न न करें। ऐसे कार्य वातावरण में कोई भी व्यक्ति कैसे उत्कृष्ट विषय वस्तु या परिणाम तैयार कर सकता है? धीरे से आह भरते हुए, दर्दनाक यादें ताजा करते हुए, वन मैन मीडिया ने अपना नक्शा खोला और जू फेंग द्वारा बताए गए स्थान की ओर इशारा किया। मुझे संदेह है कि यह स्थान कुछ यादृच्छिक है ना? उन्होंने प्रश्न किया। ओह, ऐसा लगता है कि आपने कुछ समझ लिया है, जू फेंग ने सोचा। वह उसकी राय या विचार प्रक्रिया जानना चाहता था। चूंकि वह वन मैन मीडिया को अपने पक्ष में करना चाहता था, इसलिए वह जानना चाहता था कि उसकी मानसिकता कैसी है। जहां तक पहले की सूक्ष्म धमकियों और चालाकी की बात है, तो वह भविष्य में उसे आसानी से सुधार सकता था। इस बीच वन मैन मीडिया ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने अपने विचार प्रक्रियाओं को एकत्रित करने और उन्हें संकलित करने में समय लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, वह सुरागों को एक साथ जोड़ने की उम्मीद कर रहा था। %%%%। अब तक के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने पाया कि उनके कार्यों के पीछे हमेशा कोई उद्देश्य होता है, भले ही वह उनका मूल उद्देश्य न हो। वे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की तरह थे, जो किसी भी बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से अनुकूलन कर लेते थे और उसे अपने लाभ में बदल लेते थे। जरा रुको, लिन फेंग एक पादरी है। अचानक वन मैन मीडिया को याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक पादरी था। अपने रौबदार व्यवहार के कारण वह इतनी जरूरी बात भूल गया था। अब जबकि अंतिम कमी पूरी हो गई थी, उसे अंततः इस एहसान के संबंध में कुछ समझ में आया। फर्जी खबर बनाने के लिए, दर्शकों को धोखा देने के लिए पहले एक विश्वसनीय वीडियो बनाना जरूरी है। ऐसा करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप लक्ष्य को मारने और लूटे गए माल को झूठा साबित करने का दृश्य गढ़े। मैं ही मारने वाला हूं, हो? वन मैन मीडिया ने कड़वी मुस्कान के साथ स्टॉर्म फैंग ब्लेड को ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। ताली ताली। यह सही है, उन जगहों पर दुश्मन होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो बस एक मरहम लगाने वाला हूं। जू फेंग ने ताली बजाते हुए उसके बेहतरीन निष्कर्ष के लिए उसकी प्रशंसा की। फिर एक क्षण की चुप्पी के बाद वन मैन मीडिया ने डरते हुए पूछा, दुश्मन उच्च स्तर के तो नहीं है ना? हा, जू फेंग खिलखिलाकर हंसा और फिर भावशून्य स्वर में बोला, बिल्कुल। क्या तुमने सोचा था कि हम तुम्हें यूं ही एक दुर्लभ तलवार दे देंगे? क्या मैं मर जाऊंगा? यदि आपकी योग्यताएं खराब हैं, तो हाँ। यदि जू फेंग के चेहरे पर नकाब न होता, तो वन मैन मीडिया अभी भी उस तिरस्कारपूर्ण नज़र को महसूस कर सकता था जो उसे दी जा रही थी। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए वह जानता था कि दुश्मन निश्चित रूप से नरक के समान कठिन होने वाले हैं, खासकर जब उसके सामने वाला व्यक्ति कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। मरने की संभावना बहुत अधिक थी, लेकिन वह और क्या कर सकता था? उनका ठिकाना हमारे ठीक सामने है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम कोई लापरवाही न करो, छोटे आदमी, जू फेंग ने शांति से कहा। ए लिटिल मैन, स्तब्ध। वन मैन मीडिया ने उसे घूरा, मानो वह उपनाम पर सवाल उठा रहा हो। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हें बड़ा आदमी कहा जाएगा? जू फेंग ने नाक भौं सिकोड़ी। मैं तुम्हें छोटा लड़का नहीं, बल्कि छोटा आदमी कह रहा हूं, इतनी उदारता दिखा रहा हूं। अब टाल मटोल बंद करो। ऐसा करते ही जू फेंग ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे वन मैन मीडिया आगे बढ़ गया। वह लड़खड़ा गया और एक पतले तार पर ठोकर खाकर गिर गया, जिससे उसके आसपास कई घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। वहां से कौन गुजरता है? घुसपैठिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने की? तत्काल ही बहुत सी चीखें सुनाई देने लगीं और वन मैन मीडिया के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी। यह कमीना मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसने मन ही मन गाली दी। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गहरी मुसीबत में फंस गया है। चलो अब एक अच्छा शो देखते हैं, जू फेंग ने चुपचाप पीछे से देखते हुए सोचा। वन मैन मीडिया को आगे लाकर शू फेंग को किसी भी तरह के गुप्त खेल से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सका। इसके अलावा वह इसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में वन मैन मीडिया की युद्ध कौशल और अनुकूलन क्षमता का आकलन करने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकता था।
युद्ध कौशल ही उसकी तलवारबाजी शैली का प्रदर्शन होता जब वह कई दुश्मनों से घिरा होता। जहां तक अप्रत्याशित स्थिति का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से शू फेंग ने उसे बिना बताए ही बस के नीचे फेंक दिया। बार बार शू फेंग ने अप्रत्याशित परिस्थितियों में खुद को बार बार प्रशिक्षित किया था। हर बार वह विजयी हुआ, हालांकि कई गलतियों और बलिदानों के साथ। हालांकि यही गलतियां और बलिदान थे जिन्होंने उसे वह बनाया जो वह आज है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसकी कीमत कोई तब तक नहीं चुका सकता जब तक कि वह शारीरिक रूप से इस तरह के प्रशिक्षण से न गुजरे। जैसे ही शू फेंग ने उत्सुकता से इस शो का इंतजार करते हुए अपनी बाहें पार कीं, वन मैन मीडिया तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसकी नजरें दुश्मनों पर बाईं और दाईं ओर घूम रही थीं। एनपीसी चौंक कर वन मैन मीडिया ने सोचा भी नहीं था कि बताए गए दुश्मन इंसानी एनपीसी हैं। उसने सोचा कि ये कोई उच्च स्तरीय राक्षस हैं जो किसी जगह पर अपना अड्डा बनाकर रहते हैं। उलझन में वह पलटा तो उसे एहसास हुआ कि जू फेंग अब वहां नहीं था। फिर भी उसकी सहज बुद्धि ने उसे याद दिलाया कि जू फेंग आसपास ही होगा, वरना जू फेंग कैसे पुष्टि करता कि उसने काम पूरा कर लिया है। लिन फेंग, तुमने मुझे बताया नहीं था कि मुझे एनपीसी से लड़ना है, वन मैन मीडिया अविश्वास में चिल्लाया। कौन नहीं जानता था कि एनपीसी से लड़ना मुफ्त मौत की सजा के बराबर होता है। कुछ खिलाड़ी जो उपद्रवी थे, खुद को राजा समझते थे और मजे के लिए एनपीसी का सामूहिक कत्लेआम करने की कोशिश करते थे। हालांकि नतीजा उनकी पूरी हार थी और सजा आम मौत की सजा से भी बदतर थी। न सिर्फ आम मौत की सजा दी गई, बल्कि उन्हें एक हफ्ते के लिए कमजोर भी कर दिया गया। और तो और उनके अनुभव अंक कम हो गए और उनकी प्रतिष्ठा भी खराब हो गई, जिससे वे लंबे समय तक कोई भी मिशन हासिल नहीं कर पाए। तब से कोई भी समझदार खिलाड़ी किसी एनपीसी को रोबोट नहीं, बल्कि एक वर्जित अस्तित्व समझने की हिम्मत नहीं करता, जिनके साथ आपको कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको वे नापसंद हों, लेकिन कभी भी कुछ न करें और बस उनके आसपास या उनके पास से गुजरते रहें। वन मैन मीडिया को लगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी कहीं से जू फेंग की आवाज गूंजी। ये तुम्हारे आम एनपीसी नहीं हैं, छोटे आदमी। इनके सिर के ऊपर देखो। क्या तुम्हें इनके मोटे लाल नाम और एचपी बार दिख रहा है? स्तब्ध वन मैन मीडिया जल्दी से पलटा और एनपीसी की जांच की। बिल्कुल जैसा कि जू फेंग ने कहा था, इन एनपीसी के मोटे लाल नाम थे और उनके ऊपर एक एचपी बार था, जो कस्बों में मिलने वाले आम एनपीसी से बिल्कुल अलग था। दिव्य दुनिया की व्यवस्था अपने तरीके से उदार है। ये इन्हें इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि खिलाड़ियों को पता चले कि ये एनपीसी खलनायकों से अलग नहीं हैं, और अगर आप अच्छे पक्ष का इनाम चाहते हैं तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। अच्छे पक्ष का इनाम? वन मैन मीडिया हैरान रह गया। ऐसे समय में उसे लगता था कि काश उसका दिमाग ठीक से काम न कर रहा होता। आखिरकार वो छोटा सा इशारा ही उसे यह बताने के लिए काफी था कि अगर कोई खलनायक खिलाड़ी होता तो वो जाकर इन लाल नाम वाले एनपीसी की मदद करता। अरे यार, ये तो बड़ी दिलचस्प खबर है, लेकिन क्या मैं इसका आनंद लेने के लिए जिंदा भी रह सकता हूँ? वन मैन मीडिया ने जब खलनायक एनपीसी की ओर से उस पर तीव्र दबाव महसूस किया तो उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उनके कपड़े जर्जर थे, लेकिन उनके हथियार तेज और चमकदार थे। यह स्पष्ट था कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार और युद्ध में अनुभवी थे, और ज्यादातर के चेहरे, हाथ, पैर और छाती पर कुछ निशान थे। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत होती गई। उसने खुद को एक कठिन युद्ध के लिए तैयार किया। आओ मुझ पर, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके चेहरे पर दृढ़ और दृढ़ भाव थे। घमंडी घुसपैठिया, जैसा कि शहर के मेयर के कुत्ते से उम्मीद की जाती है। कुछ सेकंड बाद एनपीसी ने अपने भाले से उस पर झपट्टा मारा। उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। संयमित वन मैन मीडिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी तलवार से हमले को रोक दिया। धातु की टक्कर उसके कानों में गूंज रही थी। इस टक्कर से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी ताकत में बहुत अंतर था। सामने की टक्कर अच्छी नहीं होती, वन मैन मीडिया ने अनुमान लगाया, और पीछे धकेले जाने से बचने के लिए जल्दी से किनारे हट गया। हालांकि जैसे ही वह किनारे हटा, एक और एनपीसी उसका इंतजार कर रहा था, जिससे उसे एक और वार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अफसोस, वार कमजोर और बेकार था। एनपीसी ने उसे आसानी से मोड़ दिया, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। आखिरकार उसे अपना संतुलन पाने में लगभग 3 से 5 कदम लगे, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। 2 और एनपीसी अलग अलग कोणों से एक साथ उस पर टूट पड़े, जिससे वह एक गतिरोध पर पहुंच गया। ये खलनायक एनपीसी बहुत ज्यादा समन्वित हैं। वन मैन मीडिया ने दांत पीसते हुए कहा। 2 कोणों से हमले को देखते हुए उसने पीछे हटने और जमीन पर और नियंत्रण खोने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह नजदीकी एनपीसी की ओर बढ़ा, वह झूलती हुई कुल्हाड़ी के नीचे झुक गया और गति का इस्तेमाल करके एक चक्कर लगाया और दूसरे एनपीसी के पैर पर वार किया, ताकि उन्हें असंतुलित किया जा सके। क्या मुझे गिर जाना चाहिए? वन मैन मीडिया के आकर्षक लेकिन निरर्थक हमले पर एनपीसी ने ठंडी हंसी उड़ाई। इस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए वन मैन मीडिया ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी 4 उंगलियां ढक लीं, सिर्फ बीच वाली उंगली दिखाई दे रही थी। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा मुंह भी तुम्हारी त्वचा की तरह सख्त और गंदा है? वन मैन मीडिया ने स्टॉर्मफैंग ब्लेड की खास क्षमता, थंडर स्ट्राइक को सक्रिय करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए व्यंग्य किया। शुरू में तो उसके व्यंग्य से भ्रमित होकर एनपीसी ने सोचा कि दुश्मन खुद को बेवकूफ बना रहा है। हालांकि जल्द ही उसे अपनी त्वचा में बिजली का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसने अपने पूरे शरीर में, खासकर अपने पैर में, जो वन मैन मीडिया ने पहुंचाया था, एक तीव्र कंपन महसूस किया। इस भीषण दर्द के कारण उसका ज्यादा देर तक खड़ा रहना नामुमकिन हो गया। जल्द ही उसे घुटनों के बल बैठना पड़ा और एक पैर से उसे पूरी तरह गिरने से बचाया। मर जाओ! वन मैन मीडिया ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार उठाकर उसका सिर काटने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश घायल एनपीसी का साथी उसकी सहायता के लिए आया और उसने हमले को रोक दिया, जिससे वन मैन मीडिया एक ओर हट गया। कुछ ही देर बाद वही एनपीसी जिसने उसे भगाया था, अपने साथी की चोट देखकर घबराकर चिल्लाया, एक जादुई हथियार! घुसपैठिए के पास एक जादुई हथियार है। सब लोग सतर्क रहें। एक और एनपीसी ने तुरंत आकर अपने साथियों को घुसपैठिए के हथियार के बारे में चेतावनी दी। उफ, मुझे इस खेल से नफरत है, वन मैन मीडिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। थंडर स्ट्राइक का मूल उद्देश्य उसके लिए एक सुनहरा अवसर पैदा करना था, जिससे वह एनपीसी में से किसी एक को कुशलतापूर्वक मार सके, लेकिन उसने उनकी ताकत को बहुत कम आंका। वे कोई साधारण भीड़ नहीं थे जो उसे अपनी मर्जी से कत्लेआम करने देते। और तो और, उनके गुणों में भी बहुत अंतर था, इसलिए यह सोचना कि एक थंडर स्ट्राइक ही उनमें से किसी एक को मार गिराने के लिए काफी है, उसकी सबसे बेवकूफाना सोच थी। अब और भी बुरा तब हुआ जब दुश्मन एनपीसी को एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक दुर्लभ तलवार है, जिसे वे जादुई हथियार कहते हैं। वाह! वे सब सतर्क हो गए हैं और पहले से भी ज्यादा समन्वित हैं। मैं कोई तलवारबाज देवता नहीं हूं जो अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं। वन मैन मीडिया अपनी इस मुश्किल में गहरे दबाव को महसूस करते हुए मन ही मन रोया। जब उसका तुरुप का पत्ता पत्थर पर फेंके गए अंडे जितना ही कारगर था, तो वह पासा कैसे पलट सकता था? जब वन मैन मीडिया एक बार फिर चारों तरफ से घिर गया, तो उसे लगा कि क्या अब उसका अंत हो गया है। उसका दाहिना हाथ अभी भी उस सनसनी से सुन्न था जब उनमें से एक ने उसका वार रोका था। घुसपैठिए पर दूर से हमला करो। वह एक जादुई हथियार वाला तलवारबाज है, इसलिए उसे हाथापाई की सीमा में बढ़त मत लेने दो। लाल नाम वाले एक एनपीसी को रॉल्फ के निर्देशानुसार हाईलाइट किया गया था। भाड़ में जाओ, रॉल्फ! तुम्हारी पूरी पीढ़ी नरक में सड़ जाए। वन मैन मीडिया मन ही मन रॉल्फ को बार बार कोस रहा था। स्थिति पहले से ही उसके लिए विकट थी, लेकिन रॉल्फ को तो बस मुश्किलें और बढ़ानी थी। शुरुआत में ये ढीठ एनपीसी अभी भी उस पर हाथापाई की सीमा में हमला कर रहे थे, लेकिन रॉल्फ की बदौलत वे सभी एक निश्चित दूरी बनाए हुए थे। दूर से उसने यह भी देखा कि उनके गनर उस पर गोली चलाने के लिए तैयार खड़े थे। रुको, मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूं। वन मैन मीडिया को अचानक एक युक्ति सूझी और उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं न तो तुम लोगों को जानता हूं और न ही उस तथाकथित टाउन मेयर्स डॉग को, जिसके बारे में तुमने पहले कहा था। नियमानुसार उन्हें जल्द ही अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर देनी चाहिए और उसकी पहचान पूछनी चाहिए। और उसी क्षण वह मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल भागेगा। जैसे ही उसने रॉल्फ को मुंह खोलते देखा,
वन मैन मीडिया भी भागने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उसके मुंह से निकले शब्दों ने वन मैन मीडिया का चेहरा इतना पीला कर दिया कि वह किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। इस कमीने की बातें धिक्कारें। घुसपैठिया हो या न हो, गलत समय पर गलत जगह पर होने के कारण वह मौत का हकदार था। गनर्स, इसे गोलियों से भून दो, रॉल्फ जोर से चिल्लाया। मैं तुझे और तेरी मां को चोदूंगा, रॉल्फ, वन मैन मीडिया मन ही मन चिल्लाया और तेजी से अपनी गति कौशल, शैडो स्टेप, को सक्रिय कर दिया। कुछ ही देर बाद वह गोलियों और गनर्स की नजरों से बाल बाल बचते हुए अंधेरे में समा गया। बस अफसोस की बात यह थी कि जब एक आर्केन मैज एनपीसी ने एक डिटेक्शन कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी स्थिति का पता चल गया, तो वह अनंत काल के लिए अभिशप्त हो गया। गनर्स उसे शारीरिक रूप से भले ही न देख पा रहे हों, लेकिन डिटेक्शन कौशल ने उसे किसी लाल बिंदु की तरह उजागर कर दिया, तो गनर्स के पास अब एक निशाना था। देखते हैं कि यह कमीना छिपता रहता है या नहीं, रॉल्फ धमकी भरे अंदाज में हंसा। छिप जाओ? क्या मैं छिप भी सकता हूं जब तुम डिटेक्शन स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हो? धिक्कार है इन धोखेबाजों पर, वन मैन मीडिया को बार बार अपमानित महसूस हुआ। अफसोस की बात है कि उसकी पीड़ा गोलियों की बौछार में बदल गई, उसकी त्वचा में छेद हो गया और उसे भारी नुकसान पहुंचा। दर्द सहने की उसकी क्षमता बस इतनी ही थी कि वन मैन मीडिया को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया हो। घायल होने के कारण वन मैन मीडिया का शैडो स्टेप भी निष्क्रिय हो गया, जिससे उसकी दयनीय स्थिति सामने आ गई। जैसे ही गनर्स उसकी मुसीबत खत्म करने के लिए आखिरी राउंड फायर करने की तैयारी कर रहे थे, रॉल्फ ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें इशारा किया कि वे अपनी फायरिंग रोक दें। हालांकि वह तुरंत बाद कोई शर्मनाक बात नहीं कहने वाला था ताकि उनके दुश्मन को भागने का मौका मिल जाए। इसके बजाय उसने आर्केन मैज क्लास के एनपीसी की तरफ देखा, जिसने बाद में वन मैन मीडिया को बंदी बना लिया और उसकी हरकतें पूरी तरह से रोक दी। उफ! वन मैन मीडिया दर्द से चीखा और उसकी तलवार पर से पकड़ ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उनके लिए खतरा बेअसर माना जा सकता था। लिन फेंग क्या कर रहा है? क्या वो मुझे सचमुच यहां फेंक रहा है? मैं यहां फंसने वाला हूं, वन मैन मीडिया मन ही मन कोस रहा था, सोच रहा था कि आखिर जू फेंग कहाँ चला गया। जैसे जैसे कदम नजदीक आते गए, वन मैन मीडिया और भी ज्यादा चिंतित होता गया। उसने आंखें बंद कर लीं और आगे जो भी होगा, उसे स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने तय किया कि अपना कर्ज चुकाने के लिए इस घटना पर 2 बार विचार करेगा। एक मामूली तलवारबाज ने हमारे ठिकाने पर घुसपैठ करने की हिम्मत की। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें साहसी कहूं या सिर्फ एक अमीर मूर्ख, रॉल्फ मुस्कुराया, उसकी आंखें स्टॉर्मफैंग ब्लेड को घूर रही थीं। उसने वन मैन मीडिया को सीधे तौर पर इसलिए नहीं मारा क्योंकि स्टॉर्मफैंग ब्लेड ने उसकी नज़र खींच ली थी। हो सके तो वह वन मैन मीडिया से और भी जानकारी हासिल करना चाहता था, ताकि अपने आदमियों के हथियारों को जादुई हथियारों से उन्नत कर सके। जब तक उसके आदमियों के पास जादुई हथियार रहेंगे, शहर के मेरों को उखाड़ फेंकने में उनकी सफलता में जबरदस्त इजाफा होगा। टाउन हॉल के कार्यालय में बैठकर नए शहर का शासक बनने के बारे में सोचकर ही रॉल्फ के चेहरे पर मादक खुशी छा गई। अभी बात न करो तो कोई बात नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही बोलोगे, रॉल्फ ने मुस्कुराते हुए स्टॉर्मफैंग ब्लेड उठाने के लिए नीचे झुकते हुए कहा। उसकी उंगलियां मूठ से टकराईं, ठंडी धातु की धड़कन को गुप्त शक्ति से महसूस कर रही थी। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तरंग ने रॉल्फ को एक तरफ गिरा दिया। वह जमीन पर जोर से गिरा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चारों ओर की दुनिया झुक गई। मलबा बरसने लगा और धूल का एक गुबार छा गया, जिससे देखना मुश्किल हो गया। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए रॉल्फ के कान झटके की आवाज से गूंज उठे। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे स्थिति का अंदाजा नहीं था। क्या हो रहा है? उसकी उलझन के बीच धुएं से एक आकृति प्रकट हुई, उसका व्यवहार शांत और संयमित था। बात यह है कि तुम्हें किसी ऐसी चीज को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया? जू फेंग ने जमीन पर गिरा हुआ स्टॉर्मफैंग ब्लेड उठाते हुए हंसते हुए कहा। कौन हो तुम? रॉल्फ ने बड़ी मुश्किल से पूछा, उसके कान अभी भी पिछले विस्फोट की शॉकवेव से बज रहे थे। साफ था कि उसे वन मैन मीडिया के अलावा किसी और घुसपैठिए की उम्मीद नहीं थी।
ओह, तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो, है ना? यह महसूस करते हुए कि उसका शांत प्रवेश कुछ हद तक खराब हो गया था क्योंकि विस्फोट से वह लगभग बहरा हो गया था, उसे थोड़ा बुरा लगा। शायद इससे तुम्हारी मदद हो जाए। जू फेंग को अचानक एक बढ़िया योजना सूझी। और अन्य एनपीसी की सतर्क निगाहों के सामने, जो शॉकवेव के कारण अस्थायी रूप से स्थिर हो गए थे, जू फेंग ने तलवार से रॉल्फ के पैर को छुआ और विशेष क्षमता को सक्रिय किया, थंडर स्ट्राइक। तुरंत ही उसके पूरे शरीर में बिजली का एक जोरदार कंपन हुआ, जिससे रॉल्फ दर्द से चीख पड़ा। यह चीख उस पिछले एनपीसी से भी ज्यादा तेज थी जिस पर वन मैन मीडिया ने हमला किया था। वजह क्या थी? नौसिखिए वन मैन मीडिया के विपरीत, जो केवल अनियमित रूप से हमला करता है, जू फेंग ने यह सुनिश्चित किया कि वह ठीक वही हमला करे जहां सबसे अधिक चोट लगती है, अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु। इसलिए रॉल्फ को जो दर्द हुआ, वह वन मैन मीडिया से कई गुना ज्यादा निर्दयी था। साथ ही आर्केन मैज एनपीसी के निष्क्रिय होने के कारण वन मैन मीडिया आखिरकार नजरबंदी से आजाद हो गया, जिससे वह आजाद हो गया। उसी क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने जू फेंग को तलवार और उसकी विशेष क्षमता का इस्तेमाल करते देखा। क्या वो पादरी नहीं था? वन मैन मीडिया ने मन ही मन स्तब्ध भाव से कहा। एक पादरी वर्ग के लिए, तलवारबाज वर्ग के लिए हथियार का इस्तेमाल कैसे संभव था? यह तो पहले कभी नहीं सुना गया था, और वन मैन मीडिया पूरी तरह से अविश्वास से भर गया, सोच रहा था कि क्या वो बस सपना देख रहा है, जबकि असल में उसे किसी जेल में घसीटा जा रहा था। हाँ, ये एक सपना है। मुझे जागना होगा ताकि मैं भाग सकूं, वन मैन मीडिया बुदबुदाया और खुद को जगाने की कोशिश में अपने चेहरे पर एक तमाचा मारा। हालांकि जागने के बजाय उसे खुद पर हुए हमले से नुकसान हुआ। थप्पड़ की वजह से उसकी सेहत बिगड़ने के बाद वन मैन मीडिया ने आखिरकार हकीकत को स्वीकार कर लिया और यह मान लिया कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था, वह सब सच था। और क्योंकि यह सब सच था, इसलिए वह उस दृश्य से और भी ज्यादा भ्रमित हो गया। वन मैन मीडिया जब मामले को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान रॉल्फ को जू फेंग ने बंदी बना लिया था। कुछ रस्सियों की मदद से जू फेंग ने तेजी से और आसानी से उसे पूरी तरह से बांध दिया। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? रॉल्फ चिल्लाया, छूटने की कोशिश में संघर्ष करते हुए। काश उसकी पहले वाली ताकत मानो गायब हो गई हो। वह अचानक कमजोर कैसे हो गया? वन मैन मीडिया ने जमीन से उठने के बाद पूछा। काश, जू फेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पास में मौजूद दूसरे एनपीसी की तरफ इशारा करने से पहले उसकी तरफ कुछ रस्सियां फेंक दी। बाकी एनपीसी भी कमजोरी के लक्षण दिखा रहे थे, मानो अभी-अभी किसी भीषण युद्ध से गुजरे हों। स्तब्ध, वन मैन मीडिया ने जू फेंग की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। अगर रॉल्फ सिर्फ कमजोर होता, तो भी वह इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन सभी दुश्मनों का भी कमजोर होना जरूरी था। अगर दोषी जू फेंग नहीं होता, तो उसे धिक्कार होता। मैं ऐसे इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, वन मैन मीडिया ने मन ही मन सोचा। शुक्र है कि उसने उस आदमी को मन ही मन कोसा, जोर से नहीं चिल्लाया, वरना उसे डर था कि कहीं उसे मार न दिया जाए। पसीना पोंछते हुए वन मैन मीडिया ने सभी कमजोर एनपीसी को बांधना शुरू कर दिया, जो किसी खेत में मुर्गी से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने विरोध करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन आखिरकार उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। 5 मिनट से भी कम समय में सभी एनपीसी बंधे हुए थे और उनकी आंखें जू फेंग और वन मैन मीडिया पर भयंकर रूप से घूर रही थीं। क्या गलत अनुमान लगाया? मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि 2 घुसपैठिए होंगे और मुझे ठीक-ठीक पता था कि मन का स्तंभ कहाँ छिपा है। रॉल्फ जोर-जोर से हंसा और जू फेंग को ऐसे घूर रहा था मानो वह उसका जीवन भर का दुश्मन हो। अब तक वह काफी हद तक होश में आ चुका था, इसलिए वह जो कुछ हुआ था, उसके बारे में, जिसमें पहले वाला विस्फोटक शॉकवेव भी शामिल था, साफ-साफ सोच पा रहा था। विस्फोटक शॉकवेव दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके अपने मान स्तंभ से आ रही थी। इसलिए शॉकवेव और इस तथ्य के कारण कि उन्होंने उसमें अपना मान अंकित कर लिया था, उनकी ताकत में भारी गिरावट आई। मन स्तंभ एक बाहरी शक्ति स्रोत की तरह था जिससे वे पर्यावरण के मन को सामूहिक रूप से अपने शरीर में खींच सकते थे। हालांकि मन स्तंभ वास्तविक मन टॉवर का एक लघु संस्करण था, फिर भी इसका उपयोग वही था, हालांकि आवृत्ति और सीमा बहुत कम थी। ठीक है, तुम अत्यात्मविश्वासी थे और तुमने ठिकाने में जो जाल बिछाए थे, वे वाकई कमाल के थे,
लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है, जू फेंग ने टिप्पणी की। उन जालों को पार करना वाकई एक मुश्किल बाधा थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लंबे समय तक बाधा में रहेगा। उसे बस सही रास्ता ढूंढना था और यह पता लगाना था कि उसके हिसाब से मानस्तंभ कहाँ होगा। सिर्फ ठिकाने की संरचना और मानस्तंभ के अनुकूलन का विश्लेषण ही उसके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त था। अपना सामान बचाओ और मुझे अभी मार डालो, रॉल्फ ने ठंडे स्वर में कहा। जीतने वाले राजा होते हैं और हारने वाले डाकू। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। और यह कहते हुए रॉल्फ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार। सिर हिलाते हुए जू फेंग रॉल्फ की बातों से सहमत था और उसने कहा कि अब और कुछ भी कहना व्यर्थ है। उसने मुड़कर वन मैन मीडिया की तरफ देखा। ठीक है, चलो वीडियो पर काम शुरू करते हैं। हैरान, वन मैन मीडिया गंभीरता से सोच रहा था कि क्या जू फेंग एक सैडिस्ट स्वभाव का है। मैं अभी तक ठीक भी नहीं हुआ हूं, उसने अपने अस्तव्यस्त शरीर की ओर इशारा करते हुए दावा किया। यही तो मैंने कहा था कि हमें वीडियो पर काम करना चाहिए, जू फेंग ने स्टॉर्म फेंग ब्लेड उसकी ओर फेंकते हुए कहा। मैं कोई आइडल वीडियो नहीं बना रहा हूं। मुझे एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें एक शानदार लड़ाई दिखाई जाए और तुम्हारा यह भयानक रूप बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं दर्शकों को और कैसे बेवकूफ बनाऊंगा। अवाक, वन मैन मीडिया ने अपने पैरों के पास तलवार पर नजर डाली और महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ वह शुरू से ही जू फेंग द्वारा आयोजित किया गया था। जब से उसे बस के नीचे फेंका गया था, तब से वन मैन मीडिया एनपीसी को उनके ठिकाने से दूर भटकाने और उन्हें लुभाने के लिए एक चारा बना हुआ था। हालांकि वन मैन मीडिया को यह नहीं पता था कि जब जू फेंग उनके ठिकाने में घुसा था तब क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि लड़ाई का रुख बदलने के लिए कुछ तो हुआ होगा। मूल रूप से एनपीसी भयंकर और भयावह रूप से शक्तिशाली थे, इतने कि उनके सभी नुकसान दयनीय रूप से कम थे। हालांकि विस्फोटक शॉकवेव ने सब कुछ बदल दिया, जिससे सभी एनपीसी निम्नस्तरीय भीड़ से अलग नहीं रह गए। जहां तक उसकी बात है, उसकी जिंदगी और मौत सचमुच कुछ ही पलों की दूरी पर थी। अगर जू फेंग जरा भी देर से आता, या अगर रॉल्फ का उसे जानकारी निकालने के लिए जिंदा रखने का कोई इरादा नहीं होता, तो उसे पहली ही मौत मिल जाती। और यह अनुचित भी था, क्योंकि वह शुरू से ही यहां रहने को तैयार नहीं था। तुमने न सिर्फ मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि तुम यह भी चाहते हो कि मैं अपने वर्तमान रूप का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए एक नकली वीडियो बनाने में करूं। तुम इससे ज्यादा चालाक और क्या हो सकते हो, वन मैन मीडिया ने चिल्लाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाघ के साथ एक ही पिंजरे में फंसा हुआ शिकार हो। मोहरा, जू फेंग ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, छोटे आदमी। तुम अभी मोहरे बनने के भी लायक नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा तुम तो बस एक चारा हो जिसे ज्यादातर मछुआरे बड़ी मछली फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी मुट्ठी कसकर भींचे हुए वन मैन मीडिया को यह भी नहीं पता था कि इस तरह के बयान का जवाब कैसे दिया जाए। क्या उसे इस बात पर खुश होना चाहिए कि वह मोहरा नहीं था, या इस बात पर गुस्सा होना चाहिए कि वह मोहरा नहीं था? खुश होना स्वाभाविक था कि वह मोहरा नहीं था, लेकिन अगर वह खुश था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह परोक्ष रूप से इस बात पर सहमत था कि वह मोहरे से भी बदतर था? इस तरह के कुटिल बयानों से यह सुनिश्चित हो गया कि वह चाहे जो भी चुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि उसकी कीमत और कम हो जाती। अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है, तो काम पर लग जाओ, जू फेंग की आवाज ने वन मैन मीडिया को उसकी उलझन से बाहर निकाला। झाओ काई के साथ हुए उस समय के उलट, वन मैन मीडिया के लिए उसका धैर्य कमजोर था और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह कुछ समझ रहा है या नहीं। वह वैसे भी इस तरह के विशेषाधिकार का हकदार नहीं था। सिर्फ इसलिए कि वह उसे कुछ हद तक पसंद करता था और उसकी सराहना करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ नरमी बरतेगा। होश में आकर वन मैन मीडिया ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम वीडियो कैसा बनाना चाहते हो? सीधी सी बात है, तुम उन एनपीसी को देख रहे हो जिन्हें मैंने तुम्हें पहले बांधने के लिए कहा था। मैं कैमरे के पीछे से चिल्लाते हुए उन्हें एक एक करके छोड़ दूंगा। तुम लड़ोगे और कुछ मिनट बाद तुम आखिरी वार करोगे, उन्हें वहीं मार गिराओगे, जू फेंग ने शांति से समझाया। अरे मार डालो उन्हें, चौंक कर
वन मैन मीडिया को लगा ही नहीं कि वे मारेंगे, क्योंकि अब वे सब बंधे हुए थे। आखिरकार वे अभी भी एनपीसी ही थे, और एक तरह से दिव्य जगत के यथार्थवादी वातावरण को देखते हुए वे इंसान ही थे। अचानक से अच्छे इंसान बनने की कोशिश बंद करो, छोटे आदमी, जू फेंग ने घुरघुराहट के साथ एक एनपीसी को खोल दिया। तुम्हारे पास जीने और अपने साथी को बचाने का मौका है। अगर तुम उस तलवारबाज को वहीं मार सकते हो तो मैं तुम सबको जाने दूंगा, उसने एनपीसी से कहा। एनपीसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसके हाव भाव उग्र और ठंडे हो गए। उसने जू फेंग पर छिपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। मानो उसे उम्मीद थी कि एनपीसी नहीं मानेगा, जू फेंग ने पवित्र अग्नि का इस्तेमाल किया और उसे जलाकर राख कर दिया। सिस्टम, तुमने विद्रोही समूह के एक सदस्य को मार डाला है। एनपीसी के मारे जाने के तुरंत बाद जू फेंग को उसकी खूबियों के लिए सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट मिला। हालांकि उसने प्रॉम्प्ट को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे एनपीसी की तरफ बढ़ गया। ठंडे स्वर में उसने कहा, अगर तुम और तुम्हारा साथी जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी तरह कोई बेवकूफ़ी मत करो, क्योंकि अब मुझे तुम में से एक और को मारना होगा ताकि तुम्हें उसके अंजाम का अंदाजा हो। जरा रुको, बंधे हुए कुछ एनपीसी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक बदकिस्मत को चुना गया क्योंकि जू फेंग ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, जिससे एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। सिस्टम से परेशान होकर जू फेंग ने ऐसे प्रॉम्प्ट के लिए नोटिफिकेशन बंद कर दिए। इस बीच विद्रोही एनपीसी जू फेंग के क्रूर व्यवहार से भयभीत थे। जहां तक वन मैन मीडिया की बात है, उसे अपनी रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई, यह एहसास करते हुए कि उसने शू फेंग को कितना कम आंका था। अगला नंबर तुम्हारा है, शू फेंग ने उस एनपीसी की ओर इशारा किया जिसने रस्सी ढीली करते हुए उसे समझाने की कोशिश की थी। ये रस्सियां उनके अपने ठिकाने से लाई गई थीं, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि ये रस्सियां उनकी क्षमताओं को बहुत सीमित कर देती हैं। अगर यह ढीला भी पड़ गया तो भी उन्हें धीरे धीरे अपनी क्षमताएं वापस पाने में कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन शू फेंग के व्यवहार को देखते हुए उन्हें पता था कि वे सुनहरे पल शायद कभी नहीं आएंगे। फिर भी उन्हें जीवित रहने के इस अवसर को कसकर पकड़ना था। चूंकि शू फेंग रहस्य से भरा था और उसकी ताकत उन्हें अज्ञात थी, इसलिए केवल वन मैन मीडिया, जिससे वे पहले लड़ चुके थे, ने उन्हें जीवित रहने की आशा की एक झलक दी। ठीक है, वीडियो शुरू हो रहा है, तो छोटे आदमी, अपनी पिछली तलवार इस्तेमाल करो। स्टॉर्म फैंग ब्लेड का इस्तेमाल मत करना, कहीं ये एनपीसी इसे नाइंसाफी न कह दें, जू फेंग ने निष्पक्ष और न्यायप्रिय दिखने की कोशिश करते हुए घोषणा की। हाँ, ठीक है। तुम तो बस स्टॉर्म फैंग ब्लेड इस्तेमाल करते हुए मेरा वीडियो नहीं चाहते थे क्योंकि उसे किसी आइटम ड्रॉप जैसा दिखना चाहिए था। वन मैन मीडिया ने मन ही मन गालियां दी और अपना हथियार अपनी असली तलवार से बदल दिया। यह तलवार सामान्य दुर्लभता की थी, स्टॉर्म फैंग ब्लेड से बिल्कुल अलग। इसके बावजूद उसे दुर्लभ ब्लेड की तुलना में अपनी सामान्य तलवार चलाने में ज्यादा सहजता महसूस हुई, जिससे वह छल और चिंता से भर गया। कुछ देर बाद जू फेंग ने लड़ाई शुरू कर दी और दोनों में झड़प होने लगी। दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय थी कि वे हार क्यों नहीं मान सकते, और जू फेंग किनारे से इसका आनंद ले रहा था। कुछ लोग इसे बुराई कहते हैं, लेकिन मैं इसे प्रकृति का नियम कहता हूं, जू फेंग ने सोचा।